वेलकम टू पीडी गुरुकुल्स डेली एडिटोरियल एनालिसिस। पीडी गुरुकुल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको यूपीएससी और जीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन कराता है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात। अभी इसके एडमिशंस बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चालू हैं, तो आप इसमें कभी भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक नया सीरीज चालू किया है जिसमें हम डेली एडिटोरियल जो हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम डेली करंट अफेयर्स करेंगे जो जीपीएससी गुजराती लैंग्वेज में होंगे, और एमसीक्यू सीरीज भी हमने चालू किया है जिसमें हम बोथ यूपीएससी एंड जीपीएससी दोनों के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का एक करारा जवाब है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में एक टेरर अटैक किया था जिसमें लगभग 26 लोग मरे थे, उसका इंडिया ने एक जवाब दिया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया ने लगभग 9 एरियाज पाकिस्तान पे अटैक किया है जिसमें उन्होंने उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं मरकज सुभान अल्लाह। ये एक ऐसी जगह है जहां जो कहा जाता है जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट वी हैव मरकज तैयबा। ये मरकज तैयबा लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर्स है, और ऐसे ही अलग अलग जगह जैसे सरजाल कैंप, मैमोना जोया कैंप, बरनाला कैंप, गुलबुल कैंप, ये सब कैंप में इंडिया ने अटैक किया है। ये सब कैंप्स ऐसे हैं जो टेररिस्ट को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में काफी सारे टेरर अटैक होने का रीजन यही 9 एरियाज हैं, इसीलिए इंडिया ने इन पे अटैक किया और उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। इसी के लिए आज हमारे इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया है जिसका नाम है विथ 9 स्ट्राइक्स इंडिया अंडरलाइंस न्यू मैसेज टू पाकिस्तान। अब इस एडिटोरियल में क्या लिखा गया? इस एडिटोरियल में लिखा गया है कि इंडिया का ये एक मिलिट्री रिस्पॉन्स था जो 26 इनोसेंट को मारा गया इन पहलगाम कश्मीर, इसके लिए इंडिया ने इसका बदला लिया। इंडिया ने इसके लिए सीधे मिलिट्री अटैक नहीं किया, उन्होंने डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेजर्स भी लिए, जिसमें उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की थी उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाई। ये एक इंडिया ने मिलिट्री अटैक इसलिए किया, और ये सबको पता भी था, इस पे कोई डाउट नहीं था कि इंडिया जो है वो मिलिट्री फोर्स रिटेलिएशन करेगा अगेंस्ट द अप्रैल 22 टेरर अटैक बाय द पाकिस्तान। इंडिया ने ऐसे काफी सारे टेरर अटैक देखे हैं और उसका बदला इंडिया ने लिया भी है। इंडिया ने ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं दिया। इंडिया ने जैसे ही 26 लोगों को मारा गया, इमीडिएटली इंडिया ने बिल्कुल भी इमोशनल अटैक नहीं किया। उन्होंने एक कैलकुलेटेड अटैक किया जो किया गया 6 मई की रात को। उन्होंने पूरा वेट किया, प्रिपेयर किया, और उन्होंने एग्जैक्ट जहां जहां पे टेरर के कैंप्स थे वहीं पर उन्होंने अटैक किया। इंडिया के काफी सारे फ्रेंड्स और सपोर्टर्स भी आए इसमें, लेकिन 2 कंट्रीज थी, एक थी चाइना और दूसरी थी टर्की, जिसने सपोर्ट किया पाकिस्तान का और इंडिया का नहीं। इसी के चलते हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहां पर एक क्लोज डोर मीटिंग का रिक्वेस्ट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया, जिससे दिखता है कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं ये पहलगाम का जो टेरर अटैक है उसका बदला लेना चाहती है। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक की है 9 साइट्स पे, उसको वहां पर रावलपिंडी का टेरर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर इंडिया ने स्ट्राइक की है। इंडिया ने पूरा वेट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि कहां पर ये टेरर अटैक्स के हाइड आउट्स हैं, कहां पर ये टेरर कैंप्स है।
वहां पर इंडिया ने उनकी लिमिट्स में ना होकर भी उन्होंने एक मिलिट्री अटैक किया है। कहीं ना कहीं पहले जो इंडिया था वो हेजिटेंट रहता था, लेकिन आज का जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक मुंह तोड़ करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इसके चलते पाकिस्तान के जो हेड है उन्होंने कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इसका बदला वो लेंगे क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो ऐसे टेरर अटैक्स या ऐसा जो इंडिया ने स्ट्राइक किया है उसका बदला ना ले, लेकिन इंडिया को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहले जब ऐसे टेरर अटैक होते थे तो कहीं ना कहीं यूएस इसमें तुरंत ही कूद पड़ता था, लेकिन आज की डेट में यूएस जो है वो पीछे है, लेकिन उसका पूरा पूरा ध्यान है इंडिया और पाकिस्तान पे, और स्पेशली पाकिस्तान में, कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज कर ले। इसी के चलते इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे पास एक सेकेंड एडिटोरियल है जिसका नाम है अ मेजर्ड रिस्पॉन्स। क्यों कह रहे हैं हम मेजर्ड रिस्पॉन्स? क्योंकि इंडिया ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है, उन्होंने 2 वीक का समय लिया और 13वें दिन पे उन्होंने ये एक एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। इसमें कहा जा रहा है कि 6 और 7 मई की रोज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया ने अटैक किया। ये इंडिया का अटैक करने का कहीं ना कहीं 2 रीजन था, 2 अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ओवरड्यू एक्ट था रेट्रीब्यूशन का। रेट्रीब्यूशन मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं जो उसके साथ ये टेररिज्म हुआ इसका जवाब देना ही था, इसलिए इंडिया ने ये एक रिवेंज लिया है। किसका रिवेंज लिया है? तो इंडिया ने लिया है 26 टूरिस्ट, जिसमें से एक नेपाल का भी सिटीजन था, उसको यहाँ पर कश्मीर में मारा गया है, तो ये एक रिवेंज था। जैसा कि मैंने आपको कहा ये 13 डेज के बाद लिया, इसलिए एक फ्रेंच में कहावत है, इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, कि आप थोड़े समय के बाद एक डिश को सर्व करिए, वो भले कोल्ड भी हो लेकिन वो बेस्ट होगी। उसी हिसाब से इंडिया ने क्या किया, उसने 13वें दिन के बाद कहीं ना कहीं ये टेरर अटैक का बदला लिया। सेकंड, ये कहते हैं कि इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमको खत्म करना है। पाकिस्तान क्या बोलता है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ही नहीं। वो बोलते हैं ये जो भी चीजें जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको बोल रहे हैं कि जो टेरर फैला रहे हैं वो है फ्रीडम फाइटर्स। अगर वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, किसके लिए फ्रीडम फाइटर? वो चाहते हैं कि जो उनका कश्मीर है, उनके हिसाब से उनका कश्मीर है, उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम मिल जाए। इसके लिए ये जो टेररिज्म जो एक्ट करते हैं वो बोल रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर वो फ्रीडम फाइटर्स हैं तो क्यों उन्होंने 9/11 का अटैक यूएस पे किया? तो इसको तो हम कह नहीं सकते कि ये कोई एक फ्रीडम फाइटर का कोई काम करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी के लिए 9/11 के लिए प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर पाकिस्तान या टेररिस्ट से एक बदला लिया था, और सिमिलरली इसी लाइन पे इंडिया भी कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट, जो हमने बात किया था कि 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये पड़ा कि हमने उनसे रिवेंज लिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रेट्रीब्यूशन रिवेंज तो ले रहे हैं लेकिन हमको साथ ही साथ कन्वेंशनल डेटरेंस भी करना है। तो क्या मतलब है कन्वेंशनल डेटरेंस का? डेटरेंस का मतलब होता है डर। हमको पाकिस्तानियों के अंदर ऐसा डर बैठाना है कि वो हम पे कभी अटैक करने के लिए सोचें उनको, क्योंकि ये डर ही नहीं है। कई बार हमने, जैसे पुलवामा अटैक था, उरी अटैक था, हमने अटैक किया, फिर भी उसके बाद भी पाकिस्तान ने उनकी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने हम पे दोबारा अटैक किया। इसी के लिए हमारा टारगेट होना चाहिए कन्वेंशनल डेटरेंस। हम देख सकते हैं न्यूक्लियर टर्म में 26 साल से हमारा डेटरेंस चल रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि मान लो कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री को नहीं, सारे सब कॉन्टिनेंट को सफर करना पड़ेगा। इसी के लिए 26 साल से इंडिया के नो फर्स्ट कमिटमेंट की वजह से ये डेटरेंस चल रहा है, लेकिन हमारा जो कन्वेंशनल डेटरेंस का टारगेट है वो मीट नहीं हो रहा है। उसके 2 रीजन है।
पहला रीजन ये है कि हमारे पास एक सेकेंड फ्रंट है। क्या मतलब सेकेंड फ्रंट? जैसे ये हमारा इंडिया है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा एक फ्रंट है पाकिस्तान और दूसरा फ्रंट है चाइना। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट है, जिसके जरिए वो आगे बढ़ रहा है। और इस दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान एक फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करता है, और उसी के जरिए हम कह सकते हैं वो कन्वेंशनल नहीं, एक फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं एकदम सचेत रहना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान, देखा जाए जैसे मैंने आपको बोला कि पुलवामा अटैक हो या उरी अटैक हो, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो अपने टेररिस्ट को इंडिया में भेजता है, कथुआ से कुपवारा या कई कई जो रेंजेस है, माउंटेन के बीच में से जो स्पेस होती है, वहां से जैसे पीर पंजल और काराकोरम रेंज से वो इंडिया में अपने टेररिस्ट को भेजता है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमको एसिमेट्रिक वॉरफेयर देखने के लिए मिल रहा है। क्या मतलब है एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक मतलब होता है कि दोनों जगह से एक तरीके का वेपन को यूज करना। एसिमेट्रिक मतलब अलग अलग। क्यों अलग अलग हम बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का सहारा ले रहा है। इस टेररिज्म के सहारे से ही हम बोल सकते हैं कि वो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है। ये जो टेररिज्म पाकिस्तान का है, वो बोलते हैं कि ये हमारे नॉन स्टेट एक्टर हैं, मतलब इनको गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वहां के जो आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर है और जो आईएसआई है, उन दोनों में कहीं ना कहीं नेक्सस है। तभी ये आईएसआई जो है इंडिया पे हमला कर पा रहा है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और ये चीज पब्लिक भी जानती है। पब्लिक का कहना है इसी सपोर्ट, इसी डीप स्टेट सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है वो डूब रही है, और कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर डोमेस्टिक इंसर्जेंसीज हमको देखने के लिए मिलती है। अभी वहां के जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जो कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तान का जुगुलर वेन है। क्या मतलब है जुगुलर वेन का? जुगुलर वेन यहाँ नेक से होते हुए जाती है और वो सबसे इंपॉर्टेंट वेन होती है। अगर उसको काट दिया जाए तो एक इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि मुनीर जी ने तो बोला कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जुगुलर वेन है, लेकिन असल में देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से जो 5 नदियां हैं वो है पाकिस्तान की जुगुलर वेन। कौन सी 5 नदियां? तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास। हम एक अपर राइपेरियन स्टेट है। इसका मतलब क्या है? जो नदी हमारे इंडिया में से होते हुए जाती है पाकिस्तान की तरफ, तो हमारे इधर से उधर जा रही है, इसलिए बोल रहे हैं अपर राइपेरियन स्टेट। इसका मतलब इंडिया चाहे तो इस पानी को कट ऑफ कर सकता है, और पाकिस्तान में वो पानी या तो वो नदी का पानी वहां जाएगा नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसके बाद कहा जाता है कि हम लोग बीइंग सिटीजन्स, या तो हमारे साथ जो जो बुरा हुआ है, हम चाहते हैं कहीं ना कहीं जॉ फॉर टूथ मिले, कि हमारा मान लो कि एक दांत तोड़ा गया है तो उसके बदले हमको पूरा का पूरा पाकिस्तान का जॉ तोड़ना है। लेकिन ये हमको एस्केलेशन नहीं चाहिए। एस्केलेशन का मतलब ये है कि हम उतना ही उन पे अटैक करेंगे जितना हमारे साथ बुरा हुआ है। हम इतना अटैक नहीं करेंगे कि वो एक वॉर की पूरा वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो जाए। इसके लिए हमको ये एस्केलेशन रोकना है, क्योंकि एक बार अगर हम इस एस्केलेशन पे चढ़ गए, हम वॉर के लिए आगे बढ़ गए, तो उससे वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उनके जो टेररिस्ट हब्स हैं उनको ही पूरा ध्वस्त कर दिया, पूरा तोड़ दिया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, और हमने कोई भी सिविलियन को इंजरी नहीं पहुंचाई है। इससे ये दिखता है कि इंडिया कितना रिस्पॉन्सिबल है। जबकि आप पहलगाम अटैक में देख सकते हैं सारे के सारे सिविलियंस को ही मारा गया।
ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर है वो कहीं ना कहीं मैड जनरल्स के हाथ में है। इसका मतलब वो कभी भी इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये बात एक कहीं ना कहीं मिथ है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान ऐसा हम पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, इसलिए हमको अपने आप को रोक के रखना चाहिए, हमको उसका बदला लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर फोर्सेस को लेता है, यूज करता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चाइना, यूएस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है उस पर स्क्रूटिनी कर रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर ये न्यूक्लियर वेपन यूज हो गया तो ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट को ही खराब करके रख देगा। इसके लिए हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार में कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई का पूरा एम है कि इंडिया में जो शांति चल रही थी आफ्टर आर्टिकल 370 उसको खत्म करना है, ताकि वहां पर एथनो रिलीजियस जो भी है कन्फ्लिक्ट हो और कहीं ना कहीं वो इंडिया को भी एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दे। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको ये नहीं होने देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो यूके और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिलेटेड है, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड मार्केट्स आर कॉलिंग। उसमें लिखा गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके कुड पे वे फॉर मोर पार्टनरशिप विद यूएस एंड ईयू। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने जो यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इसके जरिए कहीं ना कहीं हम यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 3 साल के नेगोशिएशन के बाद जो चालू हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2022 से, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और हमने यूरोपियन यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। हमारा यूरोपियन यूनियन से लगभग 2 डिकेड से बातें चल रही हैं, लेकिन हमको इसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। सिमिलरली हमारा यूएस के साथ भी टारगेट है कि हम उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सके, लेकिन वो नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यूके के साथ जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएंगे। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि यूके ने दिसंबर 2020 में यूरोपियन यूनियन से अपनी मेंबरशिप वापस खींच ली थी। इस मेंबरशिप खींचने की वजह से उनके पास जो यूरोपियन यूनियन का मार्केट एक्सेस था वही खत्म हो गया। इसी के लिए मार्केट को ढूंढने के लिए उन्होंने अलग अलग कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, वियतनाम और जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। साथ ही साथ उन्होंने CPTPP जो 12 कंट्रीज का एक ट्रेड ब्लॉक है उसके साथ भी FTA किया। लेकिन इंडिया के साथ ये जो FTA है महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस FTA के चलते इंडिया को हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, स्कॉच विस्की, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे जो भी यंग और डिजिटल सैवी कंज्यूमर है उनको ब्रिटिश की या तो ब्रिटेन की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो मिलेगी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यूके ने एक चाइना के अवे, चाइना से दूर हट के एक डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इंडिया वर्ल्ड में किस रैंक पे है और कितना महत्वपूर्ण है हर एक कंट्री के लिए। इंडिया के लिए ये FTA इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2047 में विकसित भारत बनने का। ये विकसित भारत हम तभी बन पाएंगे जब हम अलग अलग कंट्रियों के साथ एंगेज करेंगे और FTA को हम पूरा फुलफिल करेंगे और FTA अलग अलग कंट्रीज के साथ हम कर पाएंगे। इसकी वजह से, इस FTA की वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं ड्यूटी फ्री या रिड्यूस ड्यूटी वाले काफी सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, जैसे मिनरल फ्यूल्स, मशीनरी, प्रीशियस स्टोन्स, फार्मास्यूटिकल्स, अपैरल्स जैसे काफी सारे। इसी वजह से हमारे काफी इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को भी यूके का एक्सेस मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए यूके में एक एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है।
तो यदि हमारे यंग एंड एंटरप्रेन्योर्स या यंग स्टूडेंट्स वहां पर जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ वहां पर नया ला पाएंगे और उसकी वजह से यूके की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम देख सकते हैं ये एफटीए रिकार्डियन स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, मान लो एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए लगभग 10 रम की बोतल बनाती है इन 1 डे और 5 चीज बनाती है, और वहीं कंट्री बी जो है एक दिन में 5 बनाते हैं रम की बोतल और कहीं ना कहीं ओनली 8 चीज बनाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज किसका है, ए कंट्री का है ओवर रम एंड बी कंट्री का है ओवर चीज। तो इससे हमको पता चलता है कि इसके ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो अगर ये उसी चीज का ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उससे इस कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस एफटीए के थ्रू कहीं ना कहीं हमको कंपैरेटिव एडवांटेज का फायदा कैसे उठाना है वो हमको इजीली पता चल पाएगा। नेक्स्ट, पहले हमारा जो ट्रेड हुआ करता था यूके के साथ वो था इनवॉलेंट्री। क्यों हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश की कॉलोनी थे और वो जबरदस्ती हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स को लेके जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट मटेरियल को यहाँ पर आके महंगे में बेचते थे। लेकिन आज की डेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं ये एक वॉलेंट्री ट्रेड है। इसका मतलब हम अपनी मर्जी के अनुसार रॉ मटेरियल देंगे या फिनिश मटेरियल उनको प्रोवाइड करेंगे जिससे कहीं ना कहीं हमको फायदा हो। इस एफटीए के चलते दोनों कंट्रीज को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और इनोवेशन देखने के लिए मिल सकता है। हमको पहले हम देख सकते थे कि हमारे यहाँ पर पूरा यूके के इंपोर्ट का फ्लड होता था, लेकिन आज इस एफटीए के थ्रू कहीं ना कहीं हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखा जाए अगर यूके के साथ तो हमारा ट्रेड लगभग 42 बिलियन पाउंड था इन द ईयर 2024, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस था वो था 8 बिलियन पाउंड्स। अब बोला जाता है कि इस एफटीए के तहत जो अभी रिसेंटली हमने एफटीए किया है यूके से, उसके तहत हमारा जो ये ट्रेड है डबल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यूके इंडिया का 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और इंडिया यूके में 2nd लार्जेस्ट है। इसी के लिए ये एफटीए जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट, इस यूके के एफटीए की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड और क्लाइमेट चेंज पे काफी फोकस किया गया है। इसी एफटीए के जरिए हम देखेंगे कि हमारी कंट्रीज में काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ जो हमारी ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा उसके कई कारण हैं, जैसे कि लेबर लॉज। तो इस यूके एफटीए की वजह से हमारे कहीं ना कहीं लेबर लॉज में हमको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर यूके के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया गया है। इसमें मान लो कोई इंडिया का डॉक्टर हो या इंडिया का इंजीनियर हो, उसकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या जो उसका जो भी सर्टिफिकेट हो वो दूसरी कंट्री में भी मान्य गिना जाएगा। पहले क्या होता था, मान लो हमारे यहाँ के कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उनका कैसा, उनकी जो डिग्रीज थी उसको दूसरी कंट्रीज में माना नहीं जाता था, इसलिए काफी सारे हमारे जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को वापस से वहां पर कोर्स करना पड़ता था या तो कोई एग्जाम वापस देना पड़ता था। इसके चलते क्या होगा, अगर उस डिग्री को मान्य रखेंगे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों को वहां पर जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के लिए हमने यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव भी चालू किया है, जिसमें म्यूचुअल हमारी कंट्री की डिग्री उसका यूके में और यूके की डिग्री हमारी कंट्री में मान्य की जाएगी, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस एफटीए के एग्रीमेंट्स के थ्रू हमारे यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं, जैसे
लैक ऑफ स्केल मतलब हमारे यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट्स को ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। तो अगर हमको एफटीए में लगेगा कि हम ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, तो उससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा, लेबर मार्केट रिजिडिटीज, मतलब हमारी कंट्रीज में काफी हायरिंग एंड फायरिंग का इश्यूज है लेबर को लेके, जिसको हम एफटीए के तहत सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक पेन्स। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, या तो दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है और हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से हमको काफी इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है हरासमेंट। कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिलता है कि ब्यूरोक्रेटिक हरासमेंट होता है यहाँ पर इंडिया में, साथ ही साथ करप्शन के इशू भी देखने के लिए मिलते हैं। यदि ये सब जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं हम सॉल्व करने में समर्थ हो जाते हैं, हम सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो यूरोपियन यूनियन, यूएस या बाकी कोई भी कंट्री के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इशू है, हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप टीडी गुरुकुल को देखना मत भूलिएगा। इसे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए लेके आएंगे डेली एडिटोरियल एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यू सीरीज। थैंक यू सो मच।